बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट ईयर की जर्नी हम लोगों ने शुरू की है, तो इस फिजिक्स की जर्नी में हम लोग चैप्टर नंबर 2 तक पहुंच चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 में 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हमारा छठा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, और टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के लिए हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल किया जाएगा। हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, जिसको हम ज्योमेट्रिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। एक दूसरा तरीका भी था एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, जिसका मैंने आपको लिखवाया था कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर सकते हैं बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। और ये तरीकेकार आज हम लोगों ने सीखना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो ये टॉपिक जो है, ये मोर मैथमेटिकल है एंड लेस ज्योमेट्रिक है। इसके अलावा इस टॉपिक में ये बात भी है कि ये मोर एक्यूरेट है। यानी जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, तो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा उसमें गलती के चांसेस बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल जो है वो लेस मैथमेटिकल है, जबकि वो लेस एक्यूरेट भी है और वो मोर ज्योमेट्रिक है। तो फिलहाल हमने दो वेक्टर्स को जमा करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। ओरिजिन, यहाँ पे एक वेक्टर बनाते हैं, दिस इज वेक्टर ए विथ थीटा ए, प्लस दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं और इसमें बनाते हैं दूसरा वेक्टर, दिस इज वेक्टर बी। ये हो गया वेक्टर बी और ये इसका एंगल है थीटा बी। अब इन दोनों को जमा करना है, इन दोनों को जमा भी करना है और इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, उनको इग्नोर भी नहीं करना। हेड टू टेल रूल मेथड में हम क्या करते थे कि हम दो वेक्टर्स को जमा करते थे और उनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे वो हम नहीं बनाते थे, बस डायरेक्टली दो वेक्टर्स को जमा करके रिजल्टेंट बना लिया। यहाँ पे हम जब इस तरह के दो वेक्टर्स को जमा करेंगे तो इन दोनों के कंपोनेंट्स बनेंगे और रिजल्टेंट का कंपोनेंट भी बनेगा। तो होगा कुछ यूं, इन दोनों को जमा करने के लिए मैं इन दोनों का कंबाइंड डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया वाई एक्सिस, ओरिजिन। वेक्टर ए को यहाँ बनाते हैं, दिस इज वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए और इसका एंगल थीटा ए, ये बना लिया। नाउ वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड के साथ ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस इज वेक्टर बी, यानी कुछ इस तरह वेक्टर बी हमारे साथ आ जाएगा। वेक्टर बी ये भी बना लिया हमने। वेक्टर बी का एंगल कितना है उसके लिए यहाँ पे इसको हम ड्रा कर लेते हैं, दिस इज द थीटा बी। ये दोनों जमा हो गए, दोनों के जमा होते ही अब हमें मिलेगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट वेक्टर का टेल, लास्ट वेक्टर का हेड, ये दोनों मिला लेते हैं और यहां से हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, रिजल्टेंट आ। यहां तक तो हमें पहले से भी आता है और यहां तक हमें मालूम भी है। अब बनाते हैं वेक्टर ए के कंपोनेंट्स, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख लूं थीटा आर। ये थीटा आर जो है दिस इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद एक्स एक्सिस। ये जो वेक्टर ए है इसके बन रहे हैं दो कंपोनेंट्स, एक ये वाला कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है, ये कंपोनेंट बन रहा है अलोंग एक्स एक्सिस और इसको नाम दे देते हैं ए एक्स कंपोनेंट। जबकि एक कंपोनेंट बन रहा है ये वाला, इसको हम बोलेंगे ए वाई कंपोनेंट। तो वेक्टर ए को तो हमने रिजॉल्व कर दिया इसके दो कंपोनेंट्स में। इसी तरह वेक्टर बी को रिजॉल्व करते हैं, तो वेक्टर बी का एक कंपोनेंट ये बनेगा, इसको हम बोल लेते हैं बी वाई, जबकि एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, इसको बोला कहा गया बी एक्स। बी वाई बी एक्स, वेक्टर बी के भी दो कंपोनेंट बन गए, रिजल्टेंट के भी बनेंगे दो कंपोनेंट्स। रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट यहां से लेकर यहां तक बनेगा, उसको अगर मैं यहां बनाऊंगा तो डायग्राम हमारा काफी खराब हो जाएगा। तो क्यों ना उस कंपोनेंट को मैं यहां बना लूं, यहां से यहां तक, दिस इज
आर वाई, ये वाला आर वाई कंपोनेंट हो गया जो यहाँ भी लिखा जा सकता है और इसको यहाँ से यहाँ तक लिखा जा सकता है। जबकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ तक जो कंपोनेंट बनेगा, दिस विल बी आर दिस विल बी आर एक्स, उसको यहां बनाता हूं। तो ये वाला हो गया आर एक्स, जबकि ए एक्स ये ए का कंपोनेंट है। उम्मीद है आपको डायग्राम की समझ आ रही होगी। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बन जाएगा जब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल, लेकिन साथ में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी लेंगे। तो इस तरह जब हम इसको ऐड करेंगे तो इस तरह की एडिशन को कहा जाएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये जो वेक्टर आर है, इस वेक्टर आर को जरा यहां बनाते हैं। यानी अगर हम ट्राइंगल चेक करें तो ट्राइंगल आर, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा आर, जबकि इस ट्राइंगल का ये वाला साइड हो जाएगा आर वाई, ये वाला साइड आर एक्स, ये एंगल थीटा, तो कि थीटा आर। ये ट्राइंगल यहाँ पे बन गया। अब मैं वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? तो वेक्टर को मैं लिखूंगा वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। मैं अब इस डायग्राम से यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर लिखूंगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है वेक्टर आर? आर एक्स प्लस आर वाई। यहां से भी देख सकते हैं आर एक्स प्लस आर वाई। तो इसको यहां लिखते हैं आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। नाउ इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद ये होना चाहिए कि ये देखते हैं कि ये जो आर एक्स वेक्टर है इसके कितने कंपोनेंट्स बन रहे हैं और आर वाई के कितने कंपोनेंट्स बन रहे हैं। आर एक्स और आर वाई खुद इस वेक्टर आई के कंपोनेंट्स हैं। तो देखते हैं कि आर एक्स जो है क्या इसके मजीद को कुछ कंपोनेंट बनते हैं, चेक करते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे देखें, यहां से लेकर यहां तक वेक्टर आर एक्स है। इस आर एक्स में दो स्मॉल वेक्टर्स मौजूद हैं, एक यहां से लेकर यहां तक ए एक्स और एक ये वाला यहां से लेकर यहां तक बी एक्स। तो मैं लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ये जो आर वाई है इसको चेक करते हैं कि जो आर वाई कंपोनेंट है क्या ये किसी और वेक्टर के बराबर है। तो हम देखेंगे कि ये जो आर वाई है इसमें आ रहा है एक ये वाला कंपोनेंट बी वाई और एक ये वाला कंपोनेंट ए वाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो आर वाई है ये बराबर है ए वाई प्लस बी वाई और साथ में जे यूनिट वेक्टर, इसको साथ में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि दिस इज द वेक्टर, यानी साथ में लिख लेते हैं कि अब तक तो हमने मालूम किया है वेक्टर। वेक्टर में दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। आपको पता है ये जो आर एक्स है इसको मैंने ए एक्स और बी एक्स के बराबर क्यों लिखा है? एक तो ये यहाँ से दिख भी रहा है कि जो आर रिजल्टेंट है इसका जो कंपोनेंट है आर एक्स, इस कंपोनेंट का इफेक्ट इतना ज्यादा है कि अगर हम ए एक्स और बी एक्स के इफेक्ट को कंबाइन कर लें तो उसे आर एक्स बन जाएगा। यानी आर एक्स का कंबाइन इफेक्ट बराबर है ए एक्स और बी एक्स के इंडिविजुअल इफेक्ट के, जो वो कंबाइन होके लगा रहे हैं। इसी तरह जो आर वाई है इसका इफेक्ट किसके बराबर है? बी वाई और ए वाई, इन दोनों को जमा कर लो। जब हम ए वाई बी वाई को जमा करेंगे तो ए वाई बी वाई का जो कंबाइन इफेक्ट है वो आर वाई के बराबर होगा। अब मालूम करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बना है राइट एंगल ट्राइंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होगा भी तब जब हमारे साथ वेक्टर्स ऐसे ऐड हो जाएं कि इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएं, तब ये टॉपिक हम कर सकते हैं और तब ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। वरना हम फिर एडिशन
ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं कर सकते अगर हमारे साथ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनता। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, ये बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अगर हम लिखें एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब ये एच क्या है? एच इज आर। एच को यहां से लेकर जा सकते हैं, एच इज आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या है? बी इज आर एक्स स्क्वायर, और पी क्या है? आर वाई स्क्वायर। दिस इज पी आर वाई, और ये वाला हो गया बी आर एक्स। अंडर रूट लेंगे दोनों साइड, जब हम दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद होना ये चाहिए कि r इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जो आर एक्स है ये किसके बराबर है? ए एक्स प्लस बी एक्स। ये ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है, इस पर स्क्वायर है तो इन दोनों पर भी स्क्वायर आ जाएगा। आर वाई जो है वो बराबर है ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, इस पर स्क्वायर है आर वाई पे, तो इन दोनों पर भी कंबाइंड स्क्वायर आ जाएगा। So this is the formula of magnitude of resultant vector. Now अब मालूम करनी है इसकी डायरेक्शन। For two vectors डायरेक्शन मालूम करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। उसके लिए यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। आर वाई का है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, आर एक्स इज बेस। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई किसके बराबर है? आर वाई बराबर है ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाय आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स। यहाँ पे चूंकि बात हो रही है मैग्नीट्यूड की, तो अगर फॉर एग्जांपल ये ए वाई नेगेटिव आता तो तब भी हमने इसको लिखा था पॉजिटिव, तब भी हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि बात हो रही है मैग्नीट्यूड की। तो ये तरीका हो गया एंगल को मालूम करने का। अगर दो वेक्टर्स हैं, if we have two vectors with many components, so how can we edit these two vectors by rectangular component method? हम जरा ये देखते हैं। अब अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं और उन दोनों को हम जमा कर रहे हैं और रिजल्टेंट हमारे साथ आ रहा है आर, और इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से जमा कर रहे हैं, तो इस वक्त जो जनरल फॉर्म होगा, जो जनरलाइजेशन होगी, वो क्या होगी वो जरा मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो रिजल्टेंट है, फॉर एग्जांपल वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है, चौथा डी एंड सो ऑन। ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिनके कंपोनेंट्स बन रहे हैं। रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, यानी इन सबको जमा किया विद कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के साथ साथ जमा किया है, रिजल्टेंट आ गया। उसके ये दो कंपोनेंट्स हैं आर एक्स और आर वाई। अब हमने करना क्या है? करना हमने ये है कि रिजल्टेंट में जो एक्स कंपोनेंट है आर एक्स, इसमें इन तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स जमा हो जाएंगे, और आर वाई में इन तमाम वेक्टर्स के आर वाई कंपोनेंट्स जमा हो जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आर एक्स इज इक्वल टू, ये जो आर एक्स है ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन, और यहाँ पे लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर, यानी वो तमाम कंपोनेंट्स जमा हो गए जो एक्स कंपोनेंट्स हैं इन तमाम वेक्टर्स के। इसी तरह आर वाई में जमा हो जाएंगे तमाम वाई वाले कंपोनेंट्स, तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे लगेगा जे यूनिट वेक्टर। ये तरीका है इस वेक्टर को लिखने का। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो मैग्नीट्यूड का लिखने का तरीका ये है कि ये आर वेक्टर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में आर एक्स स्क्वायर
प्लस आर वाई स्क्वायर, ये लिखा ना। अब हमें इस बात का पता है कि जो आर एक्स है वो बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन, इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर। आर वाई बराबर है ए वाई प्लस बी वाई प्लस एंड सो ऑन होल स्क्वायर और अंडर रूट, अंडर रूट यहाँ पे ले लिया। ये तरीका है इस वेक्टर को मालूम करने का कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे मालूम करेंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, डायरेक्शन मालूम करने के लिए यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन, और आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन। तो ये हो गया एक जनरल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हम कब मालूम करेंगे, कुछ खास सिचुएशंस में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ आर एक्स वेक्टर है पॉजिटिव और जो आर वाई वेक्टर है वो भी पॉजिटिव है, दे बोथ आर पॉजिटिव। तो इस वक्त रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे आएगा, अगर दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे आएगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये मालूम करते हैं। तो इसके लिए ड्रा करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आर एक्स पॉजिटिव है यानी इस तरफ है, अगर ये हो गया आर एक्स और आर वाई भी पॉजिटिव है तो ये फिर यहाँ पे आ जाएगा आर वाई इस तरफ, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। इन दोनों को तर्जमा कीजिए, तो आर वाई आर एक्स स्पष्ट वेक्टर और आर वाई को इसके साथ जमा कर देंगे, ये हो गया आर वाई। तो आर यहाँ पे आ जाएगा, द रिजल्टेंट आर विल लाई ओवर हेयर, ये हो जाएगा आर। दिस इज एंगल फाइव, इसको हम एंगल फाइव कहेंगे और इसी एंगल को हम थीटा भी कहेंगे, इसी एंगल को थीटा भी कहा जाएगा। अब फाई में और थीटा में क्या फर्क है, ये जो फाई है फाई को हम बोलेंगे रेफरेंस एंगल, फाई को रेफरेंस एंगल कहा जाएगा, यानी फाई जो है वो करीबी एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है, करीबी एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। जबकि थीटा क्या होगा, थीटा विल बी एक्चुअल एंगल, थीटा इज इक्वल टू एक्चुअल एंगल, और ये जो थीटा है ये बनेगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, और इस वक्त जो हमारी रेफरेंस होगी एंगल के लिए वो होगी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिहाज से बनेगा थीटा जो कि एक्चुअल एंगल होगा। ठीक है, तो इस वक्त को अगर देखा जाए तो फाई और थीटा दोनों बराबर होंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू फाई, जिसको हम मालूम करेंगे बाय टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। तो ये तो हो गई पहली सिचुएशन जिसमें हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन को मालूम करेंगे। अब सेकंड सिचुएशन इस तरह है कि अगर आर एक्स हो जाए नेगेटिव और आर वाई हो जाए पॉजिटिव, तो इस वक्त रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये इस वक्त नेगेटिव है और ये वाई एक्सिस है जो कि इस वक्त पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस पर आ रहा है आर एक्स कंपोनेंट, जबकि वाई एक्सिस पे आ रहा है आर वाई, ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला हो गया नेगेटिव। रिजल्टेंट हासिल करने के लिए आर वाई को आर एक्स के साथ जमा कर लेते हैं, जैसे ही इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें रिजल्टेंट ये मिलेगा, दिस विल बी रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट मिल गया। तो ये जो रिजल्टेंट है ये कहाँ पे आ गया, रिजल्टेंट हमारे साथ आ गया है सेकंड क्वार्टर में, द वेक्टर आर विल लाई इन सेकंड क्वार्टर। अब इसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं, तो ये वाला एंगल लिया जाएगा फाई, ये रेफरेंस एंगल है और ये करीबी एक्सिस के साथ है, जबकि थीटा एंगल लिया जाएगा यहां से एक्स एक्सिस से। तो थीटा को एक्स एक्सिस से लिया जा रहा है
और वो भी फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, क्योंकि यही इसका रेफरेंस है। और इस वक्त वेक्टर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो तब हम थीटा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो तब हम थीटा लेते हैं नेगेटिव। तो बहरहाल यहाँ पे अगर हम मालूम करना चाहते हैं थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये 180 पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये जो फाई है ये 180 से माइनस हो रहा है। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस फाइव। तो इस तरीके से हमें एक्चुअल एंगल मिल जाएगा, क्योंकि इस रिजल्टेंट का एक्चुअल एंगल ये नहीं है, ये रेफरेंस एंगल है। तो दिस विल बी 180 डिग्री माइनस पाई। किसके बराबर है, पाई बराबर है टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। तीसरी कंडीशन है कि अगर आर एक्स हो जाए नेगेटिव, आर वाई भी हो जाए नेगेटिव, तो इस वक्त आर कहाँ पे आएगा। सो दिस इज आर एक्स जो कि नेगेटिव है, और ये वाला हो गया आर वाई और ये भी नेगेटिव है। तो इस वक्त वेक्टर आर आ जाएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। वेक्टर आर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये हो जाएगा फाइव। दिस विल बी फाइव, यानी रेफरेंस एंगल। जबकि अगर एक्स एक्सिस से देखा जाए कि ये वेक्टर कितना घूम गया, कितना घूम के आगे जा चुका है, सो दिस विल बी थीटा। ये थीटा हो जाएगा एक्चुअल एंगल, जबकि दूसरा हो जाएगा फाइव। तो इस वक्त हम लिखेंगे थीटा यानी एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाइव। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। चौथी सिचुएशन क्या है, चौथी सिचुएशन ये है कि अगर आर एक्स हो जाए पॉजिटिव और आर वाई हो जाए नेगेटिव, तो अब क्या होगा, वेक्टर विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये हो गया आर एक्स जो कि पॉजिटिव है, दिस इज आर वाई जो कि नेगेटिव है। ठीक, तो वेक्टर आर यहां पे आ जाएगा, वेक्टर आर विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सही, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये वाला एंगल फाई हो जाएगा। और अगर हम एक्चुअल एंगल को देखेंगे तो एक्चुअल एंगल यह होगा, यहां से लेकर यहां तक थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू, वैसे अगर देखा जाए तो ये 360 डिग्री पूरा नहीं हो रहा, बल्कि इससे ये जो फाइव है ये माइनस हो रहा है। तो लिखेंगे 360 डिग्री माइनस फाइव। सो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। ये तरीका है इसको मालूम करने का। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।